उसी को कैविटी वाले का ही एक्सटेंशन है, ये कैविटी वाले कंसेप्ट का ही एक्सटेंशन यहाँ पर है। लाइक ऐसे हमने कुछ कंडक्टिंग सेल्स मान लें, अगर पहला कंडक्टिंग सेल यहाँ मान लेते हैं। कंडक्टिंग सेल्स का ये बहुत पतले नेग्लिजिबल थिकनेस के स्फीयर्स हैं, नेग्लिजिबल थिकनेस के, मतलब इनकी थिकनेस बलून जैसी मान सकते हो, जैसे बलून की थिकनेस होती है वैसी थिकनेस है इसकी। और इसके इनसाइड में हम लोगों ने एक और स्फीयर पुट किया है, मान लें रेडियस एक के लिए आप ए मान सकते हो, दूसरे के लिए रेडियस बी मान सकते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर ए और कंडक्टिंग स्फीयर बी, इनके नाम दे देते हैं ए एंड बी। और कंडक्टिंग स्फीयर ए के ऊपर हम लोगों ने सपोज कोई एग्जांपल के फॉर्म पे इस पर हमने कुछ -3q चार्ज पुट किया है, और कंडक्टिंग स्फीयर बी को हम लोगों ने चार्ज किया है बाय +q। ये सिर्फ एक सैंपल ले रहा हूं, आपको वैल्यूज डिफर कर सकती हैं, तो वो अपने हिसाब से सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। और जो रेडियस है वो इंटरनल रेडियस ए की वैल्यू कैपिटल आर और आउटर रेडियस बी की वैल्यू मान लो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, ये दे रखा आपको। अरेंजमेंट क्लियर हो गया क्या है? यस सर। अरे ये दोनों मेटल्स है और हॉलो मेटल्स है, नेग्लिजिबल थिकनेस है इनके वॉल का, मतलब वॉल थिकनेस नेग्लिजिबल है। हॉलो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हॉलो स्पेस है। रेडियस ए की वैल्यू और रेडियस बी की वैल्यू मेंशन है। ए वाले को चार्ज किया गया है -3q से और बी वाले को चार्ज किया गया है +q से। ये तो है अरेंजमेंट। करना क्या है इसके अंदर, तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड आउट करना है मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट एवरी पॉसिबल पॉइंट। जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उन पर कैसे निकाला जाएगा। एवरी पॉइंट का मतलब यहाँ पर अगर पूछा जाए बिटवीन द स्फीयर्स पूछा जाए या फिर आउटसाइड द स्फीयर्स पूछा जाए, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरी पॉइंट का मतलब ये होता है, मतलब फाइनल एग्जाम में तो कोई एक ही पॉइंट आएगा, ऐसा नहीं कि वो सब एक साथ पूछ लेंगे, या तो यहाँ पूछेंगे या यहाँ पूछेंगे या फिर यहाँ पर पूछेंगे। बट कंसेप्ट क्या होगा इसका, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने का कंसेप्ट क्या होगा ये लर्न करना है आपको। रिजल्ट में क्या आंसर क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आंसर तो वेरी कर जाएगा। यहाँ पर चार्जेस बदल दो आप, रेडियस बदल दो तो सब कुछ बदल जाएगा। सो फोकस करना होगा आपको प्रोसेस के ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या प्रोसेस है और पोटेंशियल निकालने के लिए क्या प्रोसेस लगाएंगे। सर दोनों शेल्स के बीच में किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या सिर्फ एक ही वजह से होगी? हाँ, यही सब ये जो क्वेरीज है ना मेरे मन में कि ये इसकी वजह से होगा या उसकी वजह से होगा, इन्हीं के आंसर्स के लिए मैं टॉपिक कह रहा हूँ। बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। तो देखो, लगातार मैं आपसे एक बात कहता आ रहा हूँ, क्या ये सिमेट्रिकल कंडीशंस में नहीं है हम लोग? जो अरेंजमेंट है क्या ये सिमेट्रिक अरेंजमेंट है? यस सर। यस सर। यस सर। कॉन्सेंट्रिक है ना, कॉन्सेंट्रिक हुआ मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर कॉमन सेंटर है। यस और ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, तो कंडक्टर का सरफेस ज्योमेट्रिकली भी सिमेट्रिकल हो गया। स्फीयर से बढ़िया सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, और दोनों स्फीयर्स का सेंटर कॉमन है। दैट मींस है कि परफेक्ट सिमेट्रिकल कंडीशन है। अब आप रिकॉल करो, सबसे बेस्ट मेथड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का? परफेक्ट सिमेट्रिकल कंडीशन अगर मिल रही है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? आप सुपरपोजिशन लगाओगे, कूलम्ब्स लॉ लगाओगे या गॉस लॉ लगाओगे? गॉस लॉ। गॉस लॉ। और गॉस गॉस लॉ। लॉ और ये, हाँ, जब गॉस लॉ आप यूज करोगे तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसी इंडिविजुअल चार्ज की आएगी या इस पूरे सिस्टम की आ जाएगी? सिस्टम। सिस्टम की सर। फिर ये सारे डाउट खत्म हो गए। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि कॉन्सेंट्रिक वाले सिस्टम्स में गॉस लॉ का एप्लीकेशन करना सबसे आसान रहता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक बार में रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। उसमें ये क्वेरी नहीं होती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से स्फीयर की वजह से है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट केस लूं जिसमें हमारा पॉइंट आर जो है वो लेस देन ए डिस्टेंस पे है, फॉर एग्जांपल, इसमें स्ट्रेस नहीं लेना तुम्हें, कोई अननेसेसरली स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। आर लेस देन ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, सिमेट्रिकल कंडीशन है, ये आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि गॉस लॉ यूज कर लेते हैं।
लेस देन ए पर कोई भी गॉसियन सरफेस ले लो आप, कितना चार्ज उसके इनसाइड मिलेगा? लेस देन ए पर कोई भी चार्ज, कोई भी गॉसियन सरफेस लेते हो अगर आप, जीरो चार्ज, जीरो मिलेगा। और सिमेट्रिकल कंडीशन है, इस वजह से मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी। सेकंड पॉइंट, अगर हम ए से बी के बीच में बात करें, मतलब कोई ऐसा पॉइंट जहां पर जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो इन दोनों स्फीयर के बीच में कहीं है, तो भी प्रोसेस तो सेम ही रहना है। यहाँ पर भी हम गॉसियन सरफेस बना लेंगे, बिटवीन ए एंड बी एक गॉसियन सरफेस बनाओ, और उस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज आएगा? -3q। -3q। राइट, ऑब्वियसली कि कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में अगर कोई गॉसियन सरफेस है तो उसके इनसाइड ए वाले का चार्ज होगा जो कि -3q है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज total charge inside Gaussian surface is minus of 3q and divided by epsilon 0, Gauss law। और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी यहाँ पर उसका सिग्निफिकेंस भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड, दैट मींस टुवर्ड्स द सेंटर। रेडियली इनवर्ड मतलब सेंटर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बिकॉज माइनस साइन आ रहा है। पॉजिटिव साइन आएगा तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब रेडियली इनवर्ड। सर बी से ए शेल के बीच में जो होगा सर वहां होगी ना रेडियल इनवर्ड? इस स्पेस की बात कर रहे हैं, इसमें बिटवीन ए और बी। यस सर। हाँ, मतलब अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करके भी दिखाए ना आपको, तो ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी वो आप रेडियल दिखाओगे, और बी से ए की तरफ रेडियली इनवर्ड का मतलब इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाएंगे, सेंटर की तरफ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है पॉइंट अभी, या अभी कोई डाउट लग रहा है इसमें? यस सर। और किसका डाउट? तीसरा, अगर हमें स्फीयर बी के आउटसाइड किसी पॉइंट पर चाहिए, स्फीयर बी के आउटसाइड, दैट मींस की जो डिस्टेंस आर है वो बी से ज्यादा है, एक्सटर्नल पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो भी इमेजिन करो, अगर आप एक्सटर्नल पर गॉसियन सरफेस बनाओ, कोई गॉसियन सरफेस बी के आउटसाइड बना लो, कितना चार्ज इनक्लोज करेगा वो गॉसियन सरफेस जो बी से बड़े साइज का होगा? ऐसा गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस -2q। ज्यादा है। ऑब्वियसली ये गॉसियन सरफेस के अंदर ए का भी चार्ज आएगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर बी का भी चार्ज आएगा, तो टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस विल बी a plus b, that is -3q plus q -2q। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हो आप E into 4πr² इक्वल टू, मैं एक काम कर रहा हूँ इंटेंशनली b के चार्ज को वेरी करता हूँ, b के चार्ज को +4q कर देता हूँ, इंटेंशनली कर रहा हूँ। नाउ द टोटल चार्ज विल बिकम पॉजिटिव। सिर्फ ये रियलाइज कराने के लिए कि जहां पर नेगेटिव आया था तो वहां हमने इनवर्ड कह दिया था, बट अब अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अब आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। स्फीयर वाले केस में सबसे आसान तरीका है, वो भी खास तौर पे अगर कंसेंट्रिक स्फीयर का केस पढ़ रहे हो आप, सबसे आसान तरीका बिना किसी कंफ्यूजन के आप गॉस लॉ का यूज कर ले। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व होती है, चार्ज के साइन से मालूम चल जाता है कि वो इनवर्ड डायरेक्शन दिखाना है या फिर आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाना है। हमने जानबूझ करके प्लस कर दिया बिकॉज हमने यहाँ इनवर्ड दिखाया है। मोर देन बी पर अगर मेरा पॉजिटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस रेडियली आउटवर्ड दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर बी वाले स्फीयर के अंदर ए वाले स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्फाइन हो जाएंगी ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिविजुअल चार्जेस की नहीं बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बनती है हमेशा। मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता जब हम ये बोलेंगे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी, तो ये एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट माना जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिजल्टेंट ऑफ जितने भी चार्ज आपके हैं उन सबका कंबाइंड ही बनता है। मतलब उस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं है जिसका फिर उसका हम क्या आंसर देंगे आपको। ओके। वो सेंटेंस मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कह लीजिए आप।
तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हुआ आपको? बताओ, यूजिंग गॉस लॉ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक यस फील्ड। सर। यस ठीक है, आसान है ये, राइट। अब पोटेंशियल के बारे में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया तो आप पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर दी मुझे। तो पोटेंशियल दो तरीके से निकाल सकते हो। पहले आप ये नोट कर लेना यार, ये जरूर नोट कर लेना कि कंसेंट्रिक स्फीयर्स वाले एग्जांपल जितने भी आएंगे ना आपको, अभी किसी ने हमें डाउट भेजा था, सिद्धांत ने भेजा था शायद कि 2019 के मेंस में एक क्वेश्चन था इसके ऊपर, मॉर्निंग शिफ्ट में किसी ने। तो क्वेश्चन ये था 2019 मेंस के पेपर का, ऐसा ही एक सिस्टम एग्जांपल में था क्वेश्चन में, और उन्होंने ये कहा था कि ए और बी के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, और फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बी का चार्ज जो है वो पहले से डबल कर दिया, स्फीयर बी का चार्ज पहले से डबल कर दिया, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पर मतलब कितना फर्क आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो ये टॉपिक कई बार पूछा गया है। देखो, पोटेंशियल फाइंड करने के मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है वो देखो कौन सा है। फर्स्ट तो जो हमारा फंडामेंटल है, दैट पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट 1 एंड पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट 2, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V1 माइनस V2, potential difference between the 2 points V1 minus V2 is actually integral of electric field dot dr। ये मेरा पहला कंसेप्ट, between point 1 and point 2। इसको कई बार यूज कर चुके हैं हम लोग। ठीक है जी, तो स्टार्ट करो। पोटेंशियल का कैलकुलेशन आउटर स्पेस से स्टार्ट करिए, सबसे आसान होता है, बिकॉज पोटेंशियल आउटर स्पेस से कैलकुलेट करने का बेनिफिट मुझे ये होता है, हम सबको ये पता है कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। हम सबको पता है कि एट इंफिनिटी जब जाएंगे तो पोटेंशियल V इज 0 इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले आप आउटर स्पेस का पोटेंशियल कैलकुलेट करो, और वो आसानी से एक पॉइंट चार्ज फॉर्मूले से आएगा। कितना आएगा? R मोर देन B वाले केस में, R मोर देन B, सबसे आउटर वाले केस में, सबसे आउटर वाले केस में, मतलब कैपिटल B स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है और वहां पर पोटेंशियल निकालना है मुझे। तो एक बार वर्किंग देखना बच्चा लोग, पोटेंशियल एट स्मॉल r डिस्टेंस, लेकिन ये स्मॉल r डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं, स्मॉल r डिस्टेंस, ये मेजरमेंट तो हम सेंटर से करेंगे, बट स्मॉल r की वैल्यू B के रेडियस से ज्यादा है। मतलब ये जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल देख रहे हो ये B स्फीयर के बाहर है, माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इक्वल टू इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जो गॉस लॉ से आया था, इनटू dr। और डायरेक्शन चेक करो आप, अगर मैं स्मॉल r से इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूं, स्मॉल r से इंफिनिटी, तो दैट मीन्स कि हम लोग रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव होने की वजह से रेडियली आउटवर्ड है, मतलब ये वेक्टर रेडियली आउटवर्ड, ये वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड। ऐसे में डॉट प्रोडक्ट जब एक्सपैंड होगा इनका, और यहाँ पर आप डॉट वेक्टर हटा करके ये लिखोगे कि E इंटू डी आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, तो क्या वैल्यू लिखें कॉस थीटा की इस पर्टिकुलर केस में? 1। दोनों वेक्टर से रेडियली 1। आउटवर्ड, cos 1, cos 0 डिग्री, मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, और लिमिट आप r से इनफाइनाइट रखो। तो ये ऐसा भी कोई बहुत बड़ा और टफ इंटीग्रेशन नहीं है जिसके लिए मुझे पहले से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, या अननेसेसरली अपने हम फॉर्मूलों की लिस्ट बड़ी करें, कोई मतलब नहीं बनता इसको याद करने का। भाई गॉस लॉ एक वन स्टेप आंसर है, और एक स्टेप और बढ़ जाइए, पोटेंशियल भी आ गया। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा पोटेंशियल की वैल्यू? पोटेंशियल अगर हम देखें इसके हिसाब से क्या रिजल्ट बन रहा, देखिए, तो V एट R डिस्टेंस, इस रिजल्ट के हिसाब से एक बार आप भी करके देखो। इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल 0 का इंटीग्रेशन करना है, ये सीधा सीधा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया।
कंफर्म करिए फिर बताएं आगे। यस सर। ये बन रहा है ना। फिर मैंने कहा आपसे देखो, रिजल्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुमको इसको समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज कर लेंगे और पोटेंशियल की कैलकुलेशन आउटर स्पेस से अंदर की तरफ आएगी। सबसे पहले बाहर वाले पॉइंट पर निकालेंगे, फिर ए और बी के बीच में निकालेंगे और फिर अंदर निकालेंगे। इस रिजल्ट के हिसाब से बी के सरफेस का पोटेंशियल कितना बना, ये जो रिजल्ट है इसके हिसाब से स्फीयर बी के सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू इसी रिजल्ट के हिसाब से, क्योंकि ये रिजल्ट आउटर स्पेस का है। तो अगर आपको स्फीयर बी के सरफेस पर पोटेंशियल निकालना हो, यहाँ पर सर आर की जगह बी पुट कर देंगे, स्मॉल बी। कितना आएगा चेक करो। व्हाट इज पोटेंशियल एट बी नाउ? स्मॉल आर की जगह बी रख दीजिए। बी का मतलब बेसिकली 2r, बी का मतलब 2r, तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, उसको बाद में 2r से रिप्लेस कर देंगे। ये हो गया बी का पोटेंशियल। इसके बाद जब मुझे सरफेस बी का पोटेंशियल मालूम चल जाएगा तो मैं ए और बी के बीच किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल को फिर इसी मेथड से निकाल सकता हूं। तो अब अगर मैं ए और बी के बीच में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहता हूं, एट एनी पॉइंट विच इज बिटवीन ए एंड बी, यहां पर पोटेंशियल चाहिए मेरे को, तो फिर मैं यही वाला कंसेप्ट लगाऊंगा V1 माइनस V2। तो अब यहां पर पोटेंशियल ये मेरा V1 का काम करेगा और बी वाले सरफेस का पोटेंशियल ये V2 का काम करेगा। मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, एक पॉइंट हम ले लेंगे ए और बी के बीच में, वो पॉइंट जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, और दूसरा पॉइंट मेरा बी हो गया, क्योंकि मुझे बी का पोटेंशियल अब मालूम है, V1 माइनस V2, और हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या बनेगा देखो। उसके लिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करोगे आप। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल जिसको मैं कोई V मान लूंगा और बी वाले का पोटेंशियल जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो वर्किंग देखना आप। नाउ पोटेंशियल एट r डिस्टेंस, बट दिस r इज बिटवीन a एंड b, माइनस पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ b, जिसको हम vb कह सकते हैं, और उसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, पहले से निकाल चुके हैं, इक्वल टू इंटीग्रल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ए और बी वाले के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो ये है, जो कि नेगेटिव एक्सप्रेशन है। जैसा एक्सप्रेशन है चुपचाप वैसे ही रख लो आप, -3q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सर वो रिजल्ट चार्जेस के अलग उससे आया था, और जो हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं वो चार्जेस अलग उससे आया था। कौन सा यस result? सर। कौन सा? सर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -3q वाली पुट कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने बी का तो उससे चार्ज फर्क नहीं पड़ेगा ना। प्लस देखो क्यू करा था। हमने बी का चार्ज बदला था, उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी के बीच में जो गॉसियन सरफेस थी उसके अंदर तो कैपिटल ए वाला ही चार्ज रहेगा। बट पोटेंशियल में तो फर्क आ जाएगा। वीबी। तो हम अब +4q के रिस्पेक्ट में सारी वर्किंग कर रहे हैं। ओके सर। इनटू ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू dr। जानते हो जब आप गॉस लॉ में चार्ज को विद साइन रखते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली cos थीटा को एडजस्ट कर लेता है। और लिमिट क्या रखेंगे इसमें, तो फ्रॉम हमें जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है इसका सेंटर से कुछ डिस्टेंस दिया जाएगा आपको, वो r मान लेते हैं, और माइनस दूसरी लिमिट b की रखेंगे, यानी अपर लिमिट रेडियस b की रखेंगे। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पोटेंशियल एट r डिस्टेंस वेयर अगेन r इज मोर देन a एंड लेस देन b, इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाओ, पोटेंशियल ऑफ b, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
ये -1/r माइनस माइनस कट जाएंगे, +1/r और लिमिट रखेंगे तो ये 1/b -1/r। इसको भी वेरीफाई कर लो एक बार, मतलब कैलकुलेशन जरूर वेरीफाई कर लेना। इसका साइन वगैरह सब चेक कर लीजिए एक बार, क्लॉज मतलब इंटीग्रेशन सही रखा है, लिमिट सही रखी है कि नहीं। बताना चेक करके इसको। ठीक है सर। ठीक है, मतलब कोई मिस्टेक तो नहीं कैलकुलेशन में? सही है सर। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल निकालने का थोड़ा सब्जेक्टिव अप्रोच बन रही है। सब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान था, लेकिन पोटेंशियल निकालने के लिए ये थोड़ी मेरी सब्जेक्टिव अप्रोच होती जा रही है। अब अगर आप चाहोगे तो पोटेंशियल का ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी हो सकता है। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है जो इसके थ्रू आई। दूसरा तरीका भी है पोटेंशियल निकालने का जो रिलेटिवली इससे आसान पड़ेगा, बट वो बेस्ड ऑन द फॉर्मूला है। और फॉर्मूला भी क्या है? फॉर्मूला ये प्रीवियस क्लासेस वाला, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर लो, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर, और उस पर अगर हम कैपिटल क्यू का चार्ज पुट करते थे तो उसके आउटसाइड वाले पॉइंट्स पर पोटेंशियल का फॉर्मूला k टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल r होता था। और किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हो, इनसाइड वाले पॉइंट पर, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, तो पोटेंशियल की वैल्यू k कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय, आउटसाइड में तो आप डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से डिवाइड करते हो, लेकिन अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो डिवीजन में उस स्फीयर का रेडियस रखा जाता है। ये डिस्टेंस नहीं रखी जाती। इनसाइड में डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता, रेडियस ऑफ द स्फीयर इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ है आपके माइंड में रिजल्ट? कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल और कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर के पॉइंट का पोटेंशियल। आउटर पॉइंट पर डिनोमिनेटर में डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इंटरनल पॉइंट पर डिनोमिनेटर में रेडियस। पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस मैटर नहीं करता कहीं पर। यस सर। याद है? तो Yes, इसका हाँ, तो अब इसका यूज कर सकते थे। अगर ये रिजल्ट याद रहता है मुझे तो हम ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। और अब मैं लिखने जा रहा हूँ, आप वेरीफाई करना कि सेम रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, क्रॉस चेक करिएगा। मैं इसको तो इरेज करने जा रहा हूँ। अगर मुझे आउटसाइड बी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट आउटसाइड बी, तो इसी रूल को फॉलो करो। एक बार स्फीयर बी के लिए और एक बार स्फीयर ए के लिए, मतलब सुपरपोजिशन मेथड। तो कोई भी पॉइंट जो बी के आउटसाइड होगा, नेचुरली वो ए के भी आउटसाइड होगा। तो पोटेंशियल बाय ए जब लिखेंगे, पोटेंशियल बाय ए, तो आप आउटर वाला फॉर्मूला लगाओ, के क्यू बाई आर वाला। तो लिखोगे आप के ए वाले का चार्ज एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इतना पोटेंशियल कंडक्टिंग स्फीयर ए की वजह से बाहर के पॉइंट पर, प्लस कंडक्टिंग स्फीयर बी की वजह से बाहर के पॉइंट पर, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे कि इसका चार्ज 4q एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल r। आप वेरीफाई करके देखो रिजल्ट जो पहले बना था और अब जो बन रहा है, इसको वेरीफाई करके देखो। पहले जो रिजल्ट हमने इंटीग्रेट करके निकाला था, अब आप सुपरपोजिशन मेथड लगा रहे हो कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए जितने स्फीयर होंगे उन सब के पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। मेरे पास 2 स्फीयर है, तो स्फीयर ए का पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये देखते हुए कि हमें फॉर्मूला एक्सटर्नल पॉइंट वाला लगाना है या फिर इंटरनल पॉइंट वाला लगाना है। फिर बी वाले स्फीयर की वजह से निकाला और दोनों को अलग अलग करके फिर ऐड कर दिया, टोटल पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। आ रहा होगा सेम ही रिजल्ट।
यस सर। यस अब ए और बी के बीच वाले पॉइंट्स पर भी देख लो, अगर इस मेथड से पोटेंशियल निकालना चाहते हो आप, इस मेथड से, तो पोटेंशियल नाउ बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, सपोज अगर ए और बी के बीच के कोई पॉइंट पे आते हैं, तो जब आप स्फीयर ए की वजह से यहां पर अगर कोई पॉइंट है और उस पर पोटेंशियल की वैल्यू स्फीयर ए की वजह से निकालना चाहते हो, तो कौन सा फॉर्मूला एप्रोप्रिएट होगा इसमें, इंटीरियर पॉइंट वाला या फिर एक्सटर्नल एक्सटीरियर पॉइंट वाला? अगर मैं ए और बी के बीच में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बाय द स्फीयर ए निकालना चाहता हूं, बाय द स्फीयर ए, सर एक्सटीरियर वाला एक्सटर्नल वाला सर। तो के ए का चार्ज और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विच इज स्मॉल आर, प्लस एट द सेम पॉइंट पोटेंशियल बाय द स्फीयर बी जब लिखेंगे, at the same point potential by the sphere B, so that point is now inside the sphere B, तो इंटरनल पॉइंट के हिसाब से k इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी यहां पर लिखेंगे k स्फीयर B का चार्ज, जो कि हम लोगों ने +4q लिया हुआ है, एंड डिवीजन में स्फीयर B का रेडियस यानी स्मॉल b। अगर मैं कोई पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूं जो स्फीयर ए और स्फीयर बी दोनों के ही इनसाइड है, दैट मींस पॉइंट इनसाइड ए है, वो पोटेंशियल एट अ पॉइंट व्हिच इज इनसाइड द स्फीयर ए, तो स्फीयर ए के अंदर का पॉइंट नेचुरली बी के भी अंदर होगा, तो यहां पर स्फीयर ए का जब पोटेंशियल लिखेंगे तो के उसका चार्ज, सिर्फ इस बात पर ध्यान देना होता है कि यहां पर आप क्या डिस्टेंस पुट करोगे, तो अगर मेरा पॉइंट इनसाइड ए है तो मैं क्या रखूं डिनोमिनेटर में, यहां पर वैल्यू क्या रखूं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर या फिर उसका रेडियस, दो में से एक चीज करनी होगी, या तो डिनोमिनेटर में डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रखना होगा या फिर उसका रेडियस पुट करना होगा। यहाँ पर आप लोग बताओ क्या करें, रेडियस यानी ए, और उसी पॉइंट पर फिर बी वाले का भी पोटेंशियल, तो k इंटू 4q डिवाइडेड बाय, इसमें भी रेडियस, तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके और वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाओ कि v1 माइनस v2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वो इस केस में थोड़ा लेंदी मेथड पड़ जाता है, तो यहाँ पर हम सजेस्ट करते हैं कंसेंट्रिक वाले में कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप गॉस लॉ से निकाल दें, पोटेंशियल को बाय द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन ही कर लो, ये आसान मेथड है, छोटा मेथड है, टाइम बचता है इसमें। सर ये इसीलिए अप्लाई कर पा रहे हैं ना क्योंकि पोटेंशियल स्केलर यूनिट होता है। हाँ जी, स्केलर है इसलिए। सही तरीका एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आप पूछोगे कहीं पर भी, जो सबसे आइडियल मेथड है वो तो इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही है। आपने खुद, हम लोगों ने खुद करके भी देखा था, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था करने में, मतलब आंसर लाने में टाइम बहुत लग रहा था। ये आपका फास्ट मेथड है। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी फास्ट हो गया, सिंपल गॉस लॉ, एंड पोटेंशियल का भी कैलकुलेशन फास्ट मेथड से हो गया बाय यूजिंग द राइट फॉर्मूला। बोलिए, ठीक है ये चीज? यस सर। अब सुनो, हाँ अब आप सुनिए, पोटेंशियल्स के बाद ये तो हो गया एक्सप्रेशंस। नाउ इनका ग्राफ ड्रॉ करने को भी देते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में, पोटेंशियल और डिस्टेंस में किस तरीके के ग्राफ्स आएंगे। तो पहले आप जरा मुझे बताओ ट्राई करके, ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस स्मॉल आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसा ग्राफ होगा। ध्यान देना, अप टू स्मॉल ए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है, और बी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। इस तरह प्लॉट करने देखना, ध्यान देना कैसा ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहले
पहले मतलब a डिस्टेंस तक, अप टू a डिस्टेंस 0 दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अप टू a डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड 0। a और b के बीच में मतलब बिटवीन a एंड b माइनस मतलब कि रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और 1/r² पे डिपेंड करेगा, दैट मींस कुछ हाइपरबोलिक टाइप बनेगा, बट -1/r² बनेगा, तो ये क्वाड्रेंट ये वाला आएगा, -1/r² की वजह से क्वाड्रेंट चेंज हुआ। डिसकंटिन्यू। उसके बाद पॉजिटिव में आंसर आने का मतलब अब रेडियली आउटवर्ड हो गए, अभी भी 1/r² है, बट अब पॉजिटिव होने की वजह से क्वाड्रेंट ऊपर वाला जाएगा, अभी भी 1/r² और इन्फिनिटी पर जाकर के वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ। जहां नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव वाला एक्सिस दिखाओगे आप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव एक्सिस, तो जहां पर ई नेगेटिव आएगा उसका नेगेटिव एक्सिस यूज करेंगे, जहां ई पॉजिटिव है वहां पर पॉजिटिव एक्सिस लगाओ। और अभी मुझे ये वैल्यूज भी चेक करनी है कि ये वैल्यूज जहां पर डिसकंटिन्यू हो रही है ये कितने बनेंगे। और उसके बाद मतलब ये फील्ड का ग्राफ हो गया ना, पोटेंशियल का ग्राफ। इसको भी एक बार चेक करो, पोटेंशियल में ग्राफ कैसा होगा। सबसे पहले बताओ, सबसे अब जब ग्राफ पोटेंशियल का प्लॉट करना है तो पहले ये देखिए, पॉइंट इनसाइड ए, पॉइंट इनसाइड ए, ये वेरिएबल पोटेंशियल है या कांस्टेंट है? यहाँ पर पॉइंट इनसाइड ए में कांस्टेंट, मतलब कि ए के अंदर कोई भी पॉइंट चूज कर लो आप, स्फीयर ए के अंदर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट, कहीं पर कोई पॉइंट, उन सब जगहों पर सेम पोटेंशियल आएगा। और कितना आएगा? हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू भी रखी थी, A इक्वल टू कैपिटल R और B इक्वल टू 2R। इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखो कि कैपिटल R के फॉर्म में ये नेगेटिव आंसर आएगा या पॉजिटिव आंसर आएगा। A इक्वल टू कैपिटल R एंड B इक्वल टू नेगेटिव 2 टाइम्स कैपिटल R। नेगेटिव आ रहा होगा, -KQ/R आएगा। यस सर। तो आप माइनस में दिखाएंगे, यहाँ पर देखो माइनस टाइम्स K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R। तो पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस के लिए मेंटेन रखेंगे, कुछ टाइम के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट, और वो यहां तक अप टू ए डिस्टेंस पोटेंशियल की वैल्यू मेंटेन। उसके बाद ए और बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी, ये आंसर है। और जब आपको पॉइंट बी पर निकालना होगा, सरफेस बी का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन द सरफेस बी, तो यहीं पर स्मॉल आर की जगह बी रख देंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव ये बताएं। बी पर जाकर के, सरफेस बी पर जब पहुंच जाएंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव। कितना? KQ/2R। स्मॉल आर की जगह बी रखना होगा, स्मॉल आर की जगह बी, स्मॉल आर की जगह बी, और बी की जगह KQ/2R। पॉजिटिव में KQ/2R यानी कि 0.5 KQ/R। तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल क्योंकि 1/r है, 1/r का ग्राफ है यहाँ पर, और माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, 1/r हाइपरबोलिक टाइप ग्राफ आएगा। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा एंड पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में पहुंच जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू थी नेगेटिव में, सरफेस बी पर पहुंच करके पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव बन गई। 1/r है इसलिए हाइपरबोलिक टाइप ग्राफ दिखा रहे हो।
उसके बाद फर्दर बी के आउटसाइड चले गए, बी के आउटसाइड कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं है, स्मॉल आर है नीचे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है ये, स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो बी के आउटसाइड जितनी दूर चलते जाओगे आप, और वैसे भी इन्फिनिटी पर जाकर के जीरो पोटेंशियल बनना चाहिए, लेकिन अब ये पॉजिटिव रहेगा। ये देखो, ये चीज क्लियर है कि ये चीज अब नेगेटिव नहीं होगी कभी। तो आउटसाइड बी पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सरफेस ऑफ बी से टुवर्ड्स इन्फिनिटी जब जाएंगे तो इस पॉजिटिव वैल्यू से जीरो वैल्यू की तरफ जाएंगे। मतलब अब ये पोटेंशियल हाइपरबोलिकली डिक्रीज होगा एंड टुवर्ड्स जीरो, इन्फिनिटी पर जाकर के ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, टेंडिंग टू जीरो कह दीजिए। इस तरीके से ग्राफ आएंगे इसके। और ये ऑब्वियस नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार आपको अलर्ट कर रहा हूँ, कुछ चीजें ऑब्वियस नहीं होती हैं। ग्राफ ऑब्वियस नहीं होता, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, तुक्का नहीं लगा सकते हो इसके अंदर। ये पॉइंट स्मॉल ए डिस्टेंस वाला पॉइंट है, मतलब सरफेस ऑफ ए है। यहाँ पर स्मॉल आर का मतलब ए है और ये स्मॉल आर का मतलब बी है। तो ये भी एक पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर, ये पॉइंट भी एक क्लियर हो गया कि ए और बी के बीच में कहीं कोई ऐसा पॉइंट है, ए और बी के बीच में कहीं कोई ऐसा पॉइंट जरूर है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो आ रही है। पोटेंशियल की वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो हो रही है। ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो। एट विच पॉइंट बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी द पोटेंशियल विल बी जीरो वैल्यू। कोई तो पॉइंट होगा इसके बीच में जहां पर पोटेंशियल जीरो आएगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में ये पॉइंट, और ये यहां से आ जाएगा पोटेंशियल बिटवीन 3b/4। राइट, इससे पोटेंशियल बिटवीन ए और बी का ये रिजल्ट है। इसको जीरो करके देखो आप, स्मॉल आर की क्या वैल्यू बन रही है, इक्वल टू जीरो कर ले अगर, ये पोटेंशियल की वैल्यू जीरो, तो स्मॉल आर की वैल्यू बन जाएगी इससे 3b/4 यस सर, और b इक्वल्स टू 2r, 3/2 3/2r यानी कि 1.5 r कह सकते हैं। दिस इज 1.5 r, 3r/2, जहां पर पोटेंशियल जीरो आ रहा है। सर हाँ जी, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ फिर से बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इसके थ्रू है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जीरो है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जीरो का मतलब एक्स एक्सिस पर ग्राफ रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस है, पहली बात तो नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने वर्टिकल एक्सिस पर ले रखी है और माइनस में आंसर है, तो फिर हम नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएंगे, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये स्मॉल आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² में हाइपरबोलिक टाइप ग्राफ दिखाएंगे। सर वो डिसकंटिन्यू क्यों हुआ? कंडक्टर की वजह से, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। यहाँ पर वैक्यूम है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बीच में तो कंडक्टर है। यस सर। कितना भी, फिर कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फिर यहाँ पर कंडक्टर आया, डिसकंटिन्यू, फिर जीरो हो गया। मतलब वो जो हम थिन उसका वो विड्थ मान रहे हैं, उसमें उसको भी हमने ग्राफ में एक वो करा है। देखिए थिन मतलब कि मैक्रो लेवल पर या माइक्रो लेवल पर, अब ये बात आती है। थिकनेस भी डिफाइंड किस लेवल पे कर रहे हो। अगर आप बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे करोगे तो थिन मतलब जीरो। उसको आप एटॉमिक लेवल पे देखोगे अगर, तो अच्छी खासी थिकनेस होगी। मतलब कितना भी थिन मेटल लाओगे एटॉमिक लेवल पर, उसका कुछ तो डिस्टेंस बनेगा ही बनेगा ना मॉलिक्यूलर लेवल पे। यस उतने ही डिस्टेंस में वैल्यू जीरो होगी, चाहे वो 10⁻⁻10 मीटर की ही डिस्टेंस क्यों ना हो। ओके। है ना बच्चा, ये होता है रिजल्ट।
प्रोसीड करने से पहले मैं एक बार समराइज कर दूं आपको, देखो तो अभी इसमें कंसेप्ट और है, क्योंकि ये सिर्फ इस प्रॉब्लम तक नहीं है, इसको लर्न करके और ऐसे ऐसे जितनी भी क्वेश्चंस आएंगे उनको तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। तो पहला कंसेप्ट कंसेंट्रिक स्फीयर्स में फर्स्ट कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ। सिंपल सा क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया, आप समझ लो गॉस लॉ का यूज कर रहा है मुझे। पोटेंशियल सुपरपोजिशन मेथड, मतलब जितने स्फीयर आपको दिए जाएंगे उन सब की वजह से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा और ऐड करना होगा। पोटेंशियल एक्सप्रेशन निकालते वक्त डिनोमिनेटर में डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रखना है या फिर रेडियस रखना है, ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ पॉइंट पर, इनसाइड स्फीयर या फिर आउटसाइड स्फीयर, उसके हिसाब से। और तीसरी चीज, पोटेंशियल वाले में अगर हम बात करें, सॉरी फील्ड और पोटेंशियल के बाद तीसरी चीज ग्राफ में, तो जहां पर भी कंडक्टर की सरफेस आएगी, जिस पॉइंट पर सरफेस ऑफ कंडक्टर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसकंटिन्यू होना ही होना है। सरफेस ऑफ कंडक्टर मतलब डिसकंटिन्यूटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड गारंटीड है, कंफर्म। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यू होगी वहां पर पोटेंशियल का ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वहां पर लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ये मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं, ऑप्शन चूज करने के पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएशन के फॉर्म में माइनस डीवी बाई डी आर है, बट नेचुरल सी बात है कि जहां पर ई डिसकंटिन्यू, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसकंटिन्यू कर रहे हो, क्या वहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा? No. डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी उस टाइम पर, तो वहां पर हमेशा इस तरीके का पॉइंट बनेगा, मतलब कर्व की स्मूथनेस नहीं आ सकती, कभी स्मूथ कर्व नहीं बन सकता, क्योंकि स्मूथ कर्व बनने का मतलब इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। ये मेरे से बेटर आप जानते होंगे, डिफरेंशिएबिलिटी कर्व को देख करके कैसे बताते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। इसीलिए ये कॉर्नर जैसे पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पर ग्राफ में, अचानक से कॉर्नर जैसा पॉइंटेड एज बनेंगे जो कि डिफरेंशिएबल नहीं होते। ये तो जानते होंगे आप कर्व के पॉइंट से कि ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स होते हैं सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, ये इसलिए बता रहा हूँ ना कि जेई के पेपरों में कभी भी आप नोटिस करोगे तो जो ग्राफ देते हैं ना वो लोग, वो एक ही ग्राफ ऐसा होता है जो बिना कैलकुलेशन के ही समझ में आ जाता है कि यही ग्राफ होने वाला है। वो ग्राफ ही ऐसे बनाते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा रखते हैं उनमें जिसमें कंडक्टर जहां पर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यू है और वहीं पर पोटेंशियल का ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है। ये दोनों बातें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखती है मेरे को, जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं इनकी। तो जरूरत पड़ती ही नहीं मेरे को इस फॉर्मूले की, वैसे ही ऑप्शन मिल जाते। भाई ये तो तब है जब क्वेश्चन इंटीजर के फॉर्म में है, सब्जेक्टिव के फॉर्म में है, तब इतना सब कुछ करो। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसकी नीड पड़ेगी नहीं आपको। अब इसमें कोई क्वेरी है तो पहले कंफर्म कर लिया कंसेंट्रिक वाले में, क्योंकि कितना भी पढ़ाने के बाद ना डाउट आता रहता है इसमें। आपको कोई क्वेरी है तो पहले पूछो, नहीं तो हम आगे इसकी कंटिन्यू करेंगे। जी बताओ। बढ़े आगे फिर। ये Yes, इतने sir. पॉइंट्स अब क्लियर हैं, मतलब फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना और ग्राफ बनाना, ये 3 पॉइंट्स क्लियर हैं। Yes, sir. ठीक है, यस चलिए सर। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं।
और ये सब कंसेप्ट इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आएगा और उसमें इतने सारी चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन कभी भी तुम प्रैक्टिस करना, किसी भी बुक से प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ही हैं। अगला 2 कंसेप्ट इसमें और बचे हैं अभी। एक, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी हो रही है, ये कितनी वैल्यू से होगी, मतलब यहां से डिसकंटिन्यू होने के बाद नई वैल्यू क्या बनेगी, और यहां से डिसकंटिन्यू होकर के ये वैल्यू कितनी बनेगी। तो अब कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डन, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डन। हाँ, एक पॉइंट मैं आ रहा हूं, एक बार एक पॉइंट और। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नोटिस करिएगा, ये पोटेंशियल निकाला है आपने। नाउ द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बार फिर प्रॉब्लम देखो क्या थी हमारी। प्रॉब्लम ये था कि ये रेडियस कैपिटल आर और ये रेडियस हमारा था 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। इसके ऊपर हम लोगों ने 3q का चार्ज रखा था, -3q का, और इसके ऊपर +4q का चार्ज। एंड क्वेश्चन ये पूछे कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताओ, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्वेश्चन ही है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आप लोग बताओ क्या करना चाहिए यार मुझे, अगर ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सही तरीका क्या होगा, फास्टेस्ट मेथड क्या होगा इसका। सही और फास्ट मेथड, सबसे आसान मेथड भी रहे, फास्टेस्ट भी रहे और एक्यूरेसी भी रहे उसमें, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच निकालने के लिए क्या करें। सर वो जो ऑब्जेक्टिव वाली ट्रिक थी उससे हो जाएगा। मतलब कि हम पोटेंशियल एट ए कैलकुलेट करें और पोटेंशियल एट बी कैलकुलेट कर लें और फिर दोनों का डिफरेंस ले लें। यस सर। ये तो इसमें 3 स्टेप हो गए आपके। पहले आपको पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन वाले से कर ले, वही आसान है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो वो इंटीग्रेशन सबसे आसान है। देखो क्या, आपको VA माइनस VB तो चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो चाहिए ना, पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए नहीं। तो इसका तो सबसे आसान तरीका है कि इंटीग्रेट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप मेंटली भी सोच सकते हो, गॉस लॉ से आनी है। और गॉस लॉ से क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर पता है मुझे कि गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड के डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है। सिर्फ न्यूमरेटर सोचो आप क्या होगा। तो ए और बी के बीच में कोई भी गॉसियन सरफेस इमेजिन करो, उसके अंदर कौन सा चार्ज है, -3q। -3q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr, लिमिट रखा है ए से बी तक का, और आंसर आ जाएगा। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट चूज करने पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो वहां के गॉसियन लॉ से वैसे ही आ जाएगा। मतलब स्फीयर में तो इतना आसान हो जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर फिक्स है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। कहीं पर भी गॉसियन सरफेस बनाओगे तो यहाँ पर यही आना है। आप गॉसियन सरफेस ए के अंदर बनाते हो, ए और बी के बीच में बनाते हो, चाहे बी के बाहर बनाओ, गॉसियन सरफेस का डिनोमिनेटर पोर्शन फिक्स है। सिर्फ ये देखना होता है कि यहाँ पर क्या टर्म आएगा। ये बात समझ में आई कह रहे हैं? नहीं, बोलो ये बात समझ में आई कैसे लिखा है हमने ये? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कोई जरूरत नहीं है मुझे पोटेंशियल एट ए कैलकुलेट करने की, पोटेंशियल एट बी कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये सबसे फास्ट मेथड है। चेक कर लीजिए क्या आंसर बनेगा। इसके आगे सिर्फ मैथ है, प्योर मैथ है इसके आगे, और भी कोई बहुत टफ मैथ नहीं है। 1/r स्क्वायर को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, 1/r स्क्वायर, वो सबसे आसान है। निकाल लेंगे इसे अभी आगे। यस सर। अच्छा, जरा निकाल कर रखिएगा, आंसर निकाल कर रखिएगा क्या आ रहा है ना। अपना आंसर पुट कर रहा हूं,
सिंप्लीफाई करके रखो क्या आ रहा है। ठीक है, आप अपने लेवल पर आंसर रखो, अपनी नोटबुक में इसका आंसर रखिएगा, क्योंकि इससे भी फास्ट एक मेथड है, क्विक मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग। बट यहाँ पर कंसेप्ट है, यहाँ पर कंसेप्ट क्या है देखो। अब उस 2019 मेंस वाले क्वेश्चन के आंसर की तरफ आ रहे हैं, और यहां से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि लेंदी पेपर था या पेपर छोटा था, आपका तरीका लेंदी था सॉल्व करने का। उन्होंने ये कहा था क्वेश्चन में, ये वैल्यू डिफरेंट थी, बस ये दोनों वैल्यूज अलग अलग थी, और उन्होंने ये कहा था कि ए और बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बी वाले चार्ज को हम लोग इंक्रीज करेंगे, बी का चार्ज हम इंक्रीज करेंगे, तो बताइए नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा इनका? तो सेम रहेगा पहले था। समझ आ गया अब? यस सर। ये जेई एडवांस में भी आ चुका है, मतलब तब वो एडवांस के नाम से नहीं होता था, लेकिन मतलब जिसको आज जेई एडवांस कहते हो उसमें भी आ चुका है ये क्वेश्चन। मतलब टोटल अब तक 3 बार आ चुका है ये। अब इस अगर ये वर्किंग समझ में आ रही होगी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बी के चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस में कोई रोल नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर ये चीज मैटर कर रही है कि बी में कितना चार्ज है? नो सर। नो नहीं। सर। तो बी का चार्ज 4q रहे, चाहे q रहे, चाहे 3q रहे, चाहे माइनस में रहे या 0 रहे, क्या फर्क पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में इतना ही मिलेगा आपको। हाँ, पॉइंट ए का क्या पोटेंशियल होगा या फिर पॉइंट बी का क्या पोटेंशियल होगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर इसका फर्क है। जब आप इंडिविजुअल किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे, क्योंकि उसमें सुपरपोजिशन मेथड लगता है, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, ये सुपरपोजिशन से आएगी। जो भी चीज सुपरपोजिशन मेथड से आएगी उसमें हर एक चार्ज की इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो चीज आपकी गॉस लॉ और क्यू इनक्लोज से आ रही है, इनसाइड वाले चार्जेस से आ रही है, उसमें बाहर के चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी बच्चे, बताएं। यस सर। यस दोनों पॉइंट समझ में आ गए ना? कि अगर हम बी, मतलब इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछूं कि अगर हम बी का चार्ज बढ़ाएंगे तो वीए और वीबी, क्या ये दोनों चेंज नहीं हो जाएंगे? इंडिविजुअली वीए और इंडिविजुअली वीबी यस सर। दोनों बदलेंगे, दोनों बदलेंगे, वीए भी बदलेगा, वीबी भी बदलेगा, तो सेम लेकिन- अमाउंट से। हाँ सेम अमाउंट से, इनका डिफरेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, अब इसको पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मैं कह दूं कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, मान लीजिए क्वेश्चन से द पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट, नाउ बी इज ग्राउंडेड, जिसका मतलब ये होता है बी इज ग्राउंडेड का सीधा सा मतलब ये है कि नाउ द पोटेंशियल एट बी बिकम्स 0। तो व्हाट विल बी पोटेंशियल ऑफ ए? बिफोर ग्राउंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस वाज 20, नाउ बी इज ग्राउंडेड, व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए? प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप बी की ग्राउंडिंग कर रहे हो तो बी के साथ आपको जो करना है कर लो, डिफरेंस नहीं बदलेगा। तो अगर इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 है तो ग्राउंड करने के बाद भी वो 20 ही रहने वाला है, बट ग्राउंडिंग के बाद बी वाला 0 हो जाएगा और डिफरेंस 20 रहना है। तो क्या ये क्लियर नहीं है कि ए वाले का पोटेंशियल 20 हो जाएगा? यस सर। राइट, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। अब आप इसको सब्जेक्टिवली अगर फंस गए तो आपका तो टाइम चला गया, हो गया 4-5 मिनट गए इसमें, और राइट कंसेप्ट पता है तो 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है।
तो पेपर सेटर्स तो ये सोच के देखते हैं कि भाई आपको गॉस लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, आपको v1 माइनस v2 बराबर इंटीग्रेशन e डॉट dr, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है। उनको ये थोड़ी पता है कि आपको फॉर्मूला आता है खाली। और उसमें किताब वाले भी यही काम कर रहे हैं, किताब तो छोड़िए, कोचिंग किताब सब लोग यही काम कर रहे हैं, वो फॉर्मूला रटा देंगे। अब मैंने कहा था इसका आंसर आप नोट करके रखना क्या आ रहा है, ठीक है? मैं इसके आंसर पे भी आ रहा हूँ। फाइनल मेथड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, लास्ट मेथड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। और वो है बाय द मेथड ऑफ कैपेसिटेंस, बाय द मेथड ऑफ कैपेसिटेंस। इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, कुछ चीजें मैं अवॉइड करूंगा टाइम की वजह से। कैपेसिटेंस दो स्फीयर्स का, सिंगल स्फीयर का आपको बता चुका हूं, सिंगल स्फीयर की कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, अगर दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स, तो इनके कैपेसिटेंस का भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो विदाउट डेरिवेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1। ये मैं डिराइव नहीं करूंगा बिकॉज जो चीजें क्लास 12 के बेसिक बोर्ड्स की हैं वो डेरिवेशन स्किप करेंगे। क्लास 12 में 3 कैपेसिटेंस आपको बताए जाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और एक तीसरा आता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। उस लोग को तो याद होगा एटलीस्ट कि जो दो स्फीयर के बीच में कैपेसिटेंस का ये रिजल्ट होता है। यस सर। राइट? कोई है जिसको नहीं याद है इसमें? बोर्ड्स में सर पैरेलल प्लेट था। ये बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा आपने, कभी स्फीयर के बीच में कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला? पढ़ा है सर, लेकिन बोर्ड्स में नहीं था। जहां भी हो बच्चा नहीं पढ़ा तो उसको नोट कर लिए। 3 कैपेसिटेंस आपको याद रखनी पड़ेंगी, एक पैरेलल प्लेट वाली, स्फेरिकल वाली और सिलिंड्रिकल है तो क्वेश्चंस नहीं आते, बट ये वाला। इससे फायदा क्या होता है हमको, और साथ में ना कैपेसिटेंस की डेफिनेशन भी याद रखूं, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन भी याद रखिए। सिंगल कंडक्टर जब होता है, सिंगल कंडक्टर, तो हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो Q बाई V होती है, वेयर V मतलब उस कंडक्टर का पोटेंशियल। लेकिन जहां पेयर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं, दो कंडक्टर यूज करते हो जहां पर, तब भी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई V लगाते हो। बट अब ये V बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, डेल्टा V। एक्चुअली होता है डेल्टा V है, बट लिखते उसको भी V हो। हम लोग हैबिचुअल है C इक्वल टू Q बाई V के, बट इस V का मतलब अलग अलग है। सिंगल कंडक्टर में ये उस कंडक्टर का पोटेंशियल है, और डबल कंडक्टर्स में ये दो कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम यहां पर यूज कर सकते थे इसको कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, चार्ज ओवर कैपेसिटेंस। मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं इसको यार। चार्ज क्या रखना है, तो चार्ज आप लीजिए अंदर वाला, चार्ज सब्स्टिट्यूट करेंगे इनसाइड वाला। और ये बेसिकली यही चीज बोल रहा हूं, कुछ नया काम नहीं बोल रहा हूं, आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन मैं कुछ नया बोल नहीं रहा हूं। और कैपेसिटेंस की जगह रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। आपको लग रहा होगा कि कोई नई चीज बताई जा रही है, बट कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं मैं इसी को सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं यहाँ पर। अगर यही लिमिट आप R1 से R2 कर दो जरा, तो समझ आ जाएगा कि इसी चीज को लिखा गया है यहाँ पर। यस सर। तो कोई नई बात नहीं है कि ऐसा कोई बहुत मैजिकल चीजें नहीं बताई रहा हूं, जो बेसिक बात है वही समझाई जाएगी। कि या तो आप गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल दो, या कैपेसिटेंस वाला कंसेप्ट लगा लो। दोनों ही इक्विवेलेंट मेथड है, दोनों ही आसान मेथड है, दोनों आसान मतलब फास्टेस्ट मेथड भी है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए।
आगे बढ़े। आगे प्रोसीड करें इसके। यस 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 सर। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट नोट कर लीजिएगा। प्रोसेस लिखना देना कि प्रोसेस क्या क्या फॉलो हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोसेस है दो, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यूज ऑफ कैपेसिटेंस फॉर्मूला। मतलब आपको जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो इस तरीके से पता होना चाहिए कि एग्जाम टाइम पर आपको ये पता होना चाहिए कि तरीका ये है। और अभी थ्योरी कंप्लीट करके एक फाइनल एग्जांपल और रहेंगे सर और लास्ट। हाँ जी बच्चे बताएं। सर डेल्टा वी इज इक्वल टू सर चार्ज होगा तो चार्ज इंक्लोज्ड होगा वही वाला चार्ज। अंदर वाला, अंदर वाला, ओके अंदर वाले स्फीयर का चार्ज। इसको भी कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके सर। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इन टॉपिक्स में से इतनी ब्रांचेस निकलती हैं कि न जाने कितने क्वेश्चन बन जाए। एक पॉइंट और आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होगा, कितना चार्ज किस तरफ आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ये फ्री स्पेस है ये कैविटी का काम करेगा। फ्री स्पेस विल बी लाइक अ कैविटी। अगर कैविटी में कोई चार्ज नहीं है तो अंदर वाले साइड पर कितना चार्ज दिखाओगे आप। ये पिछले क्लास से कनेक्ट करिएगा, प्रीवियस क्लास से, कि मेटल के अंदर वाली सरफेस पे जो चार्ज हम दिखाते हैं वो ये वाला कंसेप्ट याद करिए कि जब कैविटी लिया था और कैविटी में हमने क्यू चार्ज रखा था तो उसके अंदर वाले सरफेस पर हम माइनस क्यू दिखाते हैं। मतलब जो चार्ज कैविटी में होता है उसका अपोजिट दिखाते हो। तो अगर कैविटी में कुछ है ही नहीं तो अंदर वाली साइड कितना चार्ज दिखाएं इसके, नथिंग इन द कैविटी, कुछ नहीं है, कैविटी में खाली पड़ा हुआ है। तो जीरो दिखाओ, अंदर की साइड जीरो दिखाएंगे। तो ये पूरा -3q इसके आउटर सरफेस पर जाएगा, टोटल -3q ऑन द आउटर सरफेस। लेकिन जब आप स्फीयर बी की बात करोगे तो इसके अंदर ए है, स्फीयर बी के अंदर ए है, तो जितना चार्ज ए पर होगा उसका अपोजिट बी के अंदर वाली साइड पर। स्फीयर बी के अंदर ए के ऊपर -3q, तो इसका अपोजिट बी के अंदर वाले साइड पर यानी कि यहां पर, और ये +3q बी के अंदर वाली साइड पर। भाई कितना भी पतला होगा इसमें दो सरफेस होगी ना। बलून का एग्जांपल फिर से लीजिएगा, बलून में दो सरफेस होती हैं, एक अंदर की साइड, वहां भी हवा होती है और बाहर भी हवा होती है। बलून के अंदर भी एयर है, बलून के बाहर भी एयर है। तो अंदर वाली एयर की साइड पर इंटरनल सरफेस और बाहर वाली एयर की साइड पर बाहर वाली सरफेस। और बी का टोटल चार्ज 4q है, तो इसके आउटर मोस्ट साइड पर कितना दिखाओगे, 3q आप अंदर दिखा चुके हो, टोटल चार्ज 4q होना चाहिए। टोटल चार्ज 4q जिसमें से कि 3q हम अंदर की साइड दिखा चुके, बस क्यों सिर्फ q चार्ज बचा जो इसके बाहर वाले साइड पर होगा, q चार्ज ऑन द आउटर साइड। तो पहला कंसेप्ट था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर है गॉस लॉ। दूसरा कंसेप्ट था पोटेंशियल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, आंसर है सुपरपोजिशन मेथड। तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर है कैपेसिटेंस और इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं प्रोसेस बता रहा हूं। और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंसेप्ट ऑफ कैविटी। कोई क्वेरी? कोई क्वेरी?
सर हाँ जी, सर जो लास्ट टाइम पे आपने सर कराया था सर उसमें सिर्फ सिंगल कंडक्टर था एक, हाँ हाँ तो सर वो था तो सिंगल कंडक्टर पर सर हमने उसकी 2 सरफेसेस बनाई थी, हम्म, तो सर वो और ये सर दोनों दिख तो सेम रहे हैं पर है अलग, तो सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं एक मिनट, एक सिंगल कंडक्टर के सिंगल कंडक्टर के आप कह रहे हो 2 सरफेस है ना? यस सर। हाँ, अब आप क्या कह रहे हो? तो सर उसमें भी अंदर बाहर था सर, दोनों सरफेस का अंदर बाहर उसमें दिख रहा था, इसमें सर सिर्फ एक मतलब एक सरफेस का अंदर बाहर दिख रहा है। नहीं यहाँ पर आपने ना इसको थिन दिखा रखा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो। पिछली बार हम लोगों ने जब डायग्राम बनाया था तो कंडक्टर को मोटा दिखाया था हमने, तो आपको इंटरनल आउटर दिख रहा था अलग। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, हम कह रहे हैं कि हम लोग इंटरनल आउटर का मतलब समझो पहले आप ना। आप कितनी भी पतली आप कोई सरफेस ले आओ, मतलब हम एक शर्ट पहन ले और शर्ट बिल्कुल कॉटन की है, बिल्कुल पतली सी, तो भी उसकी 2 साइडें नहीं होंगी, एक अंदर की साइड एक बाहर की साइड। यस सर। कितना भी पतला कोई कपड़ा ले आओ आप, 2 साइड तो उसमें हमेशा रहेंगी। किसी भी सर्फ की 2 साइड तो होंगी, उसकी थिकनेस चाहे 0 कर दीजिए, एक साइड जो अंदर की तरफ, एक साइड जो बाहर की तरफ। यस सर। तो ये वही बात हो रही है, चाहे उसमें थिकनेस अगर ज्यादा होगी तब भी 2 सरफेस हैं। आप मोटा ब्लैंकेट ले लो तब उसकी भी 2 साइड है, एक साइड जो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में है, एक साइड जो बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, मोटा है। पतली सी चादर ले लो तब भी उसके 2 सरफेस है, 2 साइड है। तो किसी भी कंडक्टर में 2 साइड तो रहेंगी ही रहेंगी, इररिस्पेक्टिव थिकनेस क्या है उसकी, क्योंकि थिकनेस एब्सोल्यूट 0 कभी नहीं होगी। माइक्रो लेवल पर वो थिकनेस बहुत बड़ी थिकनेस है। ओके सर। राइट, 4 कंसेप्ट पे आगे प्रोसीड करने से पहले ना इनको एक और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये चारों बातें एक न्यूमेरिकल के थ्रू और देखेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो और अब जो एग्जांपल मैं दूंगा, मैंने प्रोसेस आपको 2 का समझाया है, लेकिन मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं 3 स्फीयर्स का। एग्जांपल ऑफ 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स। 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 2 टाइम्स r है और एक का रेडियस 3 टाइम्स r है। ए बी सी इनके नाम दे दो आप। चार्जेस में ए वाले पर प्लस क्यू है, बी वाले पर माइनस ऑफ 2 क्यू है और सी वाले पर प्लस ऑफ 4 क्यू है। इस तरीके के चार्जेस हैं। अब रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं हम लोग। आपको समझाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें समझाई, लेकिन फाइनल एग्जाम में कोई भी चीज रैंडम पूछी जा सकती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 4r डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर देखें क्या आएगा। रैंडमली कुछ भी पूछा जा सकता है। पोटेंशियल एट 4r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। प्रोसेस बताना क्या बताया by 4r। KQ बाय प्रोसेस क्या बताया गया था वैसे, तरीका मतलब अगर हम जो प्रोसेस, रिजल्ट नहीं, पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए क्या करना है मुझे, किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए सर सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन लगाओ। तो K तीनों का अलग अलग देखो, ए वाले का चार्ज पुट करो Q डिवाइडेड बाय प्लस K, बी वाले का चार्ज -2Q एंड प्लस K, सी वाले का चार्ज 4Q। आपको डिसीजन ये लेना है कि डिनोमिनेटर में क्या रखना है मुझे, ये डिसाइड करिए। यहाँ पर इनके रेडियस रखने हैं या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रखने हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो सब 4r हो गए।
हो गया पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई बाद में कर लेना। फाइंड द पोटेंशियल एट 1.5 r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। आंसर बताइए। पोटेंशियल एट 1.5 r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। पोटेंशियल एट 1.5 r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्विकली ए वाले के लिए क्या लिखेंगे? आपको के क्यू तो रखना ही है सब में सर भाई। के क्यू AQ बाय by 1.5 r 1.5 बस हाँ, ये तो और सब फिर- जगह करना है आपको। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा, ये इतना तो लिखना ही है आपको। सिर्फ इनका डिनोमिनेटर डिसाइड करना है। सर आउटर स्फीयर्स के लिए उनका रेडियस ए वाले के लिए बताएं क्या होगा? 1.5 r डिस्टेंस। 1.5 r ए के लिए 1.5 और बाकियों के लिए 2 रेडियस 3 पर या। अब समझ आ रहा है ये चीज फास्ट? यस सर। डिनोमिनेटर ही तो बदलेगा बार बार, ऊपर तो सब फिक्स है। बोलो। यस सर। यस सर। चलिए फास्ट करना है, इस बात को ध्यान रखो। फाइनली एग्जाम में बैठना है, टाइम बचाना है। वहां पर रैंडमली पूछा जा रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस व्हिच इज 5r/2 फ्रॉम सेंटर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 5r/2 डिस्टेंस पे? प्रोसेस गॉस लॉ। गॉस लॉ। उसका डिनोमिनेटर फिक्स है 4πε0 इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आपको सिर्फ न्यूमरेटर बताना है। 5r/2 का गॉसियन सरफेस बना करके देख लो, इमेजिन करके देखो, बनाना भी नहीं होता है। 5r/2 पे Minus गॉसियन Q, सरफेस, माइनस क्यू है। माइनस क्यू 5r/2 के अंदर कितना चार्ज है? माइनस मतलब किसके किसके चार्ज आएंगे इनसाइड द 5r/2? ए और बी के ए एंड बी। टोटल कितना हुआ? माइनस क्यू नेगेटिव आंसर का मतलब सर रेडियली इनवर्ड। इतना ही करना है आप, बड़ा आसान है भाई। डिनोमिनेटर बदल लिए खाली, और कुछ सब फॉर्मेट पता है पहले से। तो किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पोटेंशियल निकाल सकते हैं, किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं आसानी से। अब आते हैं, रैंडमली पूछ लिया जाए पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो मैं आपसे रैंडमली पूछता हूं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। यहां अलर्ट होना पड़ता है, ये पॉइंट थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो कंसेप्ट आ जाता है, ये दोनों बहुत आसान है। फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो लग जाएगा कि ये वाकई आसान टॉपिक है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर ले आप, क्योंकि मैं रिकमेंड कर रहा हूं कैपेसिटेंस वाली मेथड को। हम लोग कभी भी 12th के सिलेबस के बियॉन्ड जाकर के कंसेप्ट नहीं बताते, जो 12th का कंसेप्ट है वही लगाएंगे। तो पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सबसे अंदर वाले से स्टार्ट होते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे अंदर वाले स्फीयर से स्टार्ट हो जाते हैं, ए वाले से, उसके आउटर साइड पर +q। और ये बड़ी अजीब से प्रॉपर्टी होती है, वो चाहे पैरेलल प्लेट हो चाहे स्फीयर हो, आमने सामने हमेशा इक्वल अपोजिट होंगे। तो अगर ये सबसे अंदर वाले से स्टार्ट करिए, +q, सामने -q आना ही है, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। वो चाहे पैरेलल प्लेट का सिस्टम हो, चाहे स्फीयर का सिस्टम हो, चाहे सिलेंडर का सिस्टम हो, आमने सामने इक्वल अपोजिट होना ही होना है। अब अगर इधर -q दिखाया तो दूसरे साइड पर कितना दिखाओगे? टोटल चार्ज आपका -2q है, सर माइनस क्यू। उसके सामने +q आना है। अब जब +q यहां दिखा दिया और टोटल 4q है, 3q आ जाएगा। 3q खत्म। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान है। इतना अगर आपको समझ में आ जाए कि आमने सामने प्लस माइनस बनना ही बनना है कंडक्टर में, ज्योमेट्री उसकी स्फीयर की हो, चाहे ज्योमेट्री उसकी रेक्टेंगुलर प्लेट की हो, चाहे ज्योमेट्री उसके सिलेंडर की हो। और +q and -q will form a capacitance C1. This +q and -q will form another capacitance C2.
and this plus 3q जो कि अकेला है will form a third capacitance C3। मतलब ये सिस्टम एक्चुअल में कैपेसिटेंस का ही सिस्टम है। कंसेंट्रिक स्फीयर्स को अगर आप इस नजर से देखो कि ये कैपेसिटर्स ही हैं, तो सारे फॉर्मूले पता है मुझे, और अगर आप इसको कैपेसिटर की नजर से नहीं देख रहे हो तो कुछ नहीं पता। फिर सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटेंस है, सिस्टम ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स कैपेसिटेंस है। आप पूछो क्या निकालना है मेरे को, अब देखो कैसे आंसर आएगा। क्या निकालना था मुझे? बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक कैपेसिटेंस है C2। पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी निकालने का मतलब मुझे कैपेसिटेंस C2 का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तो सिंपल फॉर्मूला है, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। कौन सा चार्ज पुट करें यहाँ पर, ये मन में डाउट आ सकता है कि चार्ज कौन सा रखेंगे। अंदर वाला। अंदर तो कैपेसिटर C2 प्लस Q और माइनस Q से बन रहा है, तो Q चार्ज रखें आप। अब उसमें भी प्लस Q रखें कि माइनस Q रखें? माइनस। तो माइनस वाला। माइनस वाला वो गॉस लॉ के हिसाब से हो जाता है। साइन ऑफ चार्ज गॉस लॉ से कि बी और सी के बीच में कोई भी गॉसियन सरफेस लेंगे तो माइनस Q उसके अंदर रहेगा। और डिवीजन में कैपेसिटेंस जो कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। तो R1 R2 का मतलब हो गया यहाँ पर 2R इंटू 3R डिवाइडेड बाय 3R माइनस 2R। ये बात देखो, और जो लोग समझ पा रहे होंगे उनके माइंड में ये भी घुस रहा होगा कि ये हमने इंटीग्रेशन ही किया, E डॉट डी आर ही है ये। यस सर। यस हाँ। सर। वही चीज लिखी है, बस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ले लिया ताकि हमको एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े किसी फॉर्मूले को याद करने का, और हमें चीजें माइंड में बनी रहेंगी मेरी। तो अगर आप इसको वाकई थोड़ा समझ गए हो तो मुझे एक और चीज बता दो सर, अगर रियली में ये चीज समझ आ रही है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच कितना होगा? अगर ये चीज समझ आ रही तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q। अब ये प्लस Q के माइनस Q? प्लस Q या सर माइनस प्लस Q 2.4 by sin नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। नाउ R1 मतलब R, R2 मतलब 2R अपॉन R2 माइनस R1 यानी कि 2R माइनस R। खत्म हो गया। ए और सी निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो अब ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, इसको डिवाइड करके निकालना होगा। ए और बी का निकालेंगे और प्लस ऐसे करके आएगा। ए और सी डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, अलग अलग पहले ए और बी निकालेंगे, फिर बी और सी दोनों अलग अलग निकालेंगे और उनको ऐड करके बता देंगे कि ए माइनस सी कितना होगा। ठीक है, ठीक है, चलो बताएं। एक फाइनल पॉइंट बचा है, लास्ट पॉइंट जो है इसका इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्लियर हो गया अभी? ये कोई डाउट है इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस इनमें मेरे हिसाब से अभी डाउट नहीं आना चाहिए। इनमें बता दो। नो सर। राइट, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख लिया, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रैंडम पॉइंट पर निकाल सकते हैं, सब कुछ समझ में आ गया है। अब आता है सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये एक क्वेश्चन आता है कि ये कितना होगा। सर वो भी आसान है, एनर्जी ऑफ सिस्टम भी आसान है।
क्या मुझे कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला पता है? यस सर। क्यू स्क्वायर बाय चार्ज वाला, चार्ज के फॉर्म, क्यू स्क्वायर बाय 2c। 2c। तो C1 कैपेसिटर की एनर्जी बताइए, इसमें Q चार्ज है। C2 कैपेसिटर की एनर्जी और C3 कैपेसिटर की एनर्जी, ये तीन कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है। कंसेंट्रिक स्फीयर्स नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि C1 कितना है, C2 कितना है और C3 कितना है, ये बस पता होना चाहिए। सर हाँ जी। सर अगर कोई इनर प्लेट को हम अर्थ कर दे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे करनी पड़ेगी? वो अलग टॉपिक हो जाएगा, वो अलग चीज है। अर्थिंग करने से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का बदलना, सिस्टम की एनर्जी का बदलना और लॉसेस होना, Yes, ये sir. एक पार्ट है अभी। या इनमें से किसी दो को ज्वाइन कर दें, ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर कर दें, है ना, वो भी अपना कंसेप्ट है। Yes, sir. अभी नहीं मर्ज कर रहे हैं उस टॉपिक को, इसके साथ मिक्स नहीं कर रहे हैं, वरना ये जो फ्लो बन रहा है अभी ये बेकार हो जाएगा यार फिर। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं? एनर्जी वाला कंसेप्ट देखो। यस। यस सर। अब C1 C2 C3 कैसे निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करके? तो C1 के लिए वो वाला फॉर्मूला हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। सेम फॉर्मूला C2 के लिए, लेकिन C3 एक अकेला कंडक्टर बनेगा। तो इसका भी मुझे पता है यार, आपको 2 क्लास पहले बताया है, 2 क्लास पहले ही ये चीज बताई है कि एक सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R मल्टीप्लाइड बाय 2R डिवाइडेड बाय 2R माइनस R, ये C1 हो गया। C2 भी इसी तरीके से आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R मल्टीप्लाइड बाय 3R अपॉन 3R माइनस 2R। और C3 अकेला स्फीयर है, तो सिंगल स्फीयर वाला फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका रेडियस 3R है। आंसर आ गया, टोटल एनर्जी आ गई। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ बच्चा, ये नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा तुम्हें कि इस तरह से भी एनर्जी आती है। कैसे बताया जाएगा वो बता रहे हैं अभी आपको, दूसरा तरीका इसका जो है। मतलब अगर आपके माइंड में ये बात, आप विद कन्विक्शन अगर आपके माइंड में ये बात जा रही है ना कि सिस्टम ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड वी कैन फाइंड आउट एवरीथिंग बाय द यूज ऑफ कैपेसिटेंस फॉर्मूलाज, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस Q by C, एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2C, तो आसानी से आप कर सकते हो इस टॉपिक को बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के। ठीक है, और मेरी एक रिक्वेस्ट होगी यहाँ पर, देखो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मानना ना मानना है तुम लोग के ऊपर है, कि यहाँ पर C1 C2 C3 की ये जो वैल्यूज बनेंगी, इनको रख करके C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू यहाँ पर रखी जाए और पूरा रिजल्ट एक बार देखा जाए कितना आ रहा है, फाइनली टोटल आंसर कितना आ रहा है मेरा, कितना आंसर बन रहा है टोटल बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ C1 C2 एंड C3। मैं किसी पर्पस के लिए बोल रहा हूँ तुम्हें, कितना आंसर बन रहा है। मतलब अगर आप इसमें वाकई में कुछ और कंसेप्ट लर्न करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही है कि C1 C2 C3 यहाँ से आप रखो और आंसर को फाइनल देखो कितना बन रही है।
सर क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r। मतलब टोटल आंसर क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कह सकते हैं, हाँ सर। सब सिंप्लीफाई होने के बाद ना। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो जरा वापस आओ, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अब मैंने कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देने जा रहा, मैं इस प्रोसेस को ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 है और एक स्फीयर पर q1 चार्ज है और दूसरे स्फीयर पर q2 चार्ज है, एक पर q1 एक पर q2, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ क्या एनर्जी लिखोगे आप इसकी। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ क्योंकि पेपर्स में ऐसे ही कुछ आता है। अब वो इतना डिटेल्ड में नहीं पूछेंगे, वो सीधा सीधा कहेंगे फाइंड द एनर्जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी दोनों को निकालने से पहले चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें आप, दोनों निकालने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी, इन दोनों को निकालने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करिए, क्योंकि हम कैपेसिटेंस की मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने इस पर Q1 दिखाया, सामने माइनस Q1 दिखाया, अब आप बाहर कितना दिखाओगे? Q1 प्लस Q2। इस पर एग्रीड है आप लोग या इनमें किसी को ऑब्जेक्शन है भी? Q1 माइनस Q1 एंड Q1 प्लस Q2 कैसे हो रहा है ये बोलो। यस सर। ठीक है ना, तो ठीक है, ये सबसे Yes, अंदर sir. वाले का यस सर। है ना। यस तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा Q1 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। मैं दोनों बातें बता दे रहा हूँ तुम्हें, और अभी तो नहीं ट्रस्ट होगा, लेकिन जब पेपर के बाद आओगे तब आप ट्रस्ट करोगे कि हाँ यही सब चीजें तो आई थी। और एनर्जी Q1 और माइनस Q1 मिल करके एक C1 कैपेसिटेंस बनाएंगे और बाहर का चार्ज एक C2 कैपेसिटेंस बनाएगा, दो कैपेसिटेंस है इसमें। तो एक हम रखेंगे Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1, और C1 मतलब ये चीज, यही चीज आपके लिए कैपेसिटेंस C1 है। तो C1 की वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पर, तो ये पूरा बन जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, वो ऊपर चला गया, प्लस एक C2 वाले कैपेसिटर की एनर्जी आएगी विच इज Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ C2, बट C2 जो होगा वो एक सिंगल स्फीयर वाला कैपेसिटेंस होगा, तो ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। देखो जी, हो जाएगा ये, यस सर। ठीक है। इसको तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये जो आंसर बनेगा आपका टोटल एनर्जी का, वो क्या बनने वाला है। देखिए, एक Q1 स्क्वायर का टर्म यहाँ पर आएगा, एक Q1 स्क्वायर यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें इसको, न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर से अगर एक्सपेंड करो, तो यहाँ पर Q1 स्क्वायर का टर्म आएगा और यहाँ पर Q1 स्क्वायर का टर्म आएगा। उनको जब आप कलेक्ट करोगे, एक साथ लाओगे, यहाँ वाले Q1 स्क्वायर और यहाँ वाले Q1 स्क्वायर, ठीक है।
आप कंफर्म करके बताना क्या ऐसा आएगा Q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, क्या ये टर्म आएगी एडिंग Q1 स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, और प्लस एक टर्म यहाँ Q2 स्क्वायर का आएगा, और एक टर्म आएगा माइनस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। देखो हो सकता है गलत लिखा हो। दोनों को ऐड करके इसको पहले a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए, फिर अरेंज करके देखो इनको। मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करिए, पेपर पे करके बताओ, आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर बताइए। हाँ सर। यस सर। अब समझो इसको, ये अप्रोच हमने कैपेसिटेंस लगाई है, आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, है ना, वो इधर से चलते हैं, उल्टा चलते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो पहला वाला टर्म है ये कहलाता है सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर 1, ये सेल्फ एनर्जी स्फीयर 2 का, और तीसरा टर्म वो कहते हैं कि ये दोनों स्फीयर के बीच की इंटरैक्शन एनर्जी है। मतलब जिस टोटल एनर्जी को बाय द मेथड ऑफ कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको समेशन ऑफ सेल्फ एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी भी माना जा सकता है। बट मेरा पॉइंट ये है कि मुझे क्वेश्चन पेपर में टोटल एनर्जी से मतलब है, मुझे क्या मतलब कि सेल्फ एनर्जी कितनी है कि इंटरैक्शन एनर्जी कितनी है, और ना आज तक इनके ऊपर क्वेश्चन आया और ना ही ये 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में। तो अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि टोटल एनर्जी कितनी है, तो वो चाहे सेल्फ के फॉर्म में हो चाहे इंटरैक्शन के फॉर्म में हो, मेरे को सिर्फ Q स्क्वायर बाई 2C आता है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस, उसके थ्रू मैं आराम से निकाल सकता हूँ इसको। ये तो मैं बात कर रहा हूँ जेई के पेपर्स की, बट जब आप बुक्स लगाओगे, भाई मार्केट में दुनिया भर की बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज दोगे आप इधर उधर, तो वो सब ये सब उनके यहाँ ये सब पूछा जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, बट पूछते जरूर है हम लोग कि बताइए सिस्टम की सेल्फ एनर्जी कितनी है, सिस्टम की इंटरैक्शन एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी के जिस एक्सप्रेशन में दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट आ जाए वो इंटरैक्शन है, और जिसमें सिंगल चार्ज आ रहा है वो सेल्फ है। फिजिकल मतलब क्या होता है, कंडक्टर 1 को चार्ज करने में कितनी एनर्जी लगेगी वो ये है, कंडक्टर 2 को चार्ज करने में कितनी एनर्जी लगेगी वो ये है, और ये टर्म क्या है फिर, ये टर्म है कंडक्टर 2 को कंडक्टर 1 के बाहर रखने में कितनी एनर्जी लगेगी, मतलब दोनों कंडक्टर को एक दूसरे के पास लाने की एनर्जी। सेल्फ एनर्जी कंडक्टर की चार्जिंग करने की एनर्जी, अगर एक कंडक्टर में चार्ज रखना है तो चार्जिंग में एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर 1, एनर्जी ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर 2, और तीसरा टर्म है टू ब्रिंग द टू चार्ज कंडक्टर्स टुगेदर, तीसरी एनर्जी, उसको इंटरैक्शन एनर्जी बोल रहे हैं, क्योंकि जब दो चार्जेस को पास में आप लाओगे तो कोलम्बिक रिपल्सन लगेगा उनके बीच में,
उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। सेल्फ एनर्जी, आई रिपीट, द एनर्जी ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर कहते हैं, एंड द इंटरेक्शन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज required for assembling two conductors in a special configuration. दो कंडक्टर को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में रखने के लिए कितना वर्क चाहिए आपको, वो इंटरेक्शन एनर्जी है। बट उन कंडक्टर्स पे चार्ज लाने के लिए जो वर्क कर रहा है आपको, वो सेल्फ एनर्जी है। ये नॉलेज के लिए बता दिया है। एग्जामिनेशन में चाहे वो जेई मेन हो चाहे वो जेई एडवांस हो, आपका पर्पस इससे पूरा हो जाएगा कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से। वो कोई मेथड लिख के थोड़ी पूछते हैं कि तुम सेल्फ एनर्जी वाले मेथड से निकाल के बताओ, भाई उनको एनर्जी से मतलब है। आगे बात समझ में आई? यस सर। राइट। और एक तीसरा मेथड भी बुक्स में मिलेगा, जिसको आज तो नहीं डिस्कस करेंगे। एक तीसरा मेथड भी बुक्स में मिलता है एनर्जी को निकालने का, और वो मेथड एनर्जी डेंसिटी का है। वो आगे आपको बताएंगे। एक हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर करके टर्म आता है। जिन्होंने लास्ट ईयर कोचिंग की होगी उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस फैक्टर का, कि इसके थ्रू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली जाती है। Yes. तो मेरी बात ये है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, कि चाहे आप एनर्जी, ये तीन मेथड्स हैं, मेथड तीन है। ऐसा नहीं है कि तीन तरीके की एनर्जी है। आपको ये मेथड अच्छा लगे तो ये लगाओ, आपको ये मेथड अच्छा लगे तो ये लगाओ, ये मेथड समझ में आए तो ये लगाओ। आंसर तीनों का एक ही आना है। मेरे को पर्सनली कैपेसिटर वाला मेथड ज्यादा आसान लगता है, और हो सकता है वो आपको ना लगे भाई, हो सकता है आपको ये ज्यादा आसान लगे, किसी को हो सकता है ये ज्यादा आसान लगे। ये अपनी अपनी इंडिविजुअल इंटरेक्शन एनर्जी तो पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नहीं सर, पॉजिटिव ही है। इसमें पॉजिटिव आ रही है। हाँ सॉरी, पॉजिटिव। हाँ तो पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इंटरेक्शन पॉजिटिव होगा। अच्छा, आपने बड़ा जेन्युइन पॉइंट रेज कर दिया, एक्चुअली बहुत जेन्युइन पॉइंट। इसका मतलब क्या किसी सिस्टम की, ऐसे सिस्टम की टोटल एनर्जी कभी माइनस में आ सकती है? नो सर। नो सर। आप Q²/2C वाले फॉर्मूले से देखना, मतलब इसके बहुत एडवांटेज हैं, लोग समझते नहीं है इसे। Q²/2C के एडवांटेजेस देखो आप। एनसीईआरटी पागल नहीं है यार जो उसने कैपेसिटेंस के थ्रू इसको समझाया है। Q²/2C में कुछ भी नेगेटिव होने वाली चीज नहीं है, तो टोटल एनर्जी फॉर द सिस्टम कैन नॉट बी नेगेटिव। सेल्फ एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, but the interaction energy can be negative depending upon the sign of charges. कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से जो एनर्जी निकाल रहे हो वो सेल्फ निकालते हैं कि इंटरेक्शन निकालते हैं या टोटल निकाल देते हैं? कौन सा? टोटल निकाल। टोटल आ गया, खत्म हो गई बात। हमको बाइफरकेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एनर्जी डेंसिटी मेथड से भी टोटल आता है। इस मेथड को तभी यूज करिए जब इसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस हो हमारा, तब। ठीक है। सो कंसेंट्रिक स्फीयर्स में के से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो कंप्लीट हैं। एक रह गया है, वो टाइम अभी नहीं हो पाया, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड की डिसकंटिन्यूटी। वो भी जनरलाइज करना है। एक कंडक्टिंग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डिसकंटिन्यूटी का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा? कंडक्टिंग स्फीयर में कंडक्टिंग सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यू हुई थी, उसका जनरलाइज्ड रिजल्ट क्या होना चाहिए?
वो एक पॉइंट अभी रह गया इसमें। ठीक है, so उसको कल कंटिन्यू कर लेंगे यार इसमें अपना। सर सर ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स में सर ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इंडिविजुअल सेल्फ एनर्जी निकालने को या फिर सिर्फ इंटरेक्शन एनर्जी निकालने को? अभी तक नहीं आया है। अभी तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने जितने भी एनालाइज किए हैं, ना तो जेई एडवांस में आया है ना जेई मेन में आया है। बट जैसे एक सेकंड में रिकॉर्डिंग बंद कर दूं पहले।